जब भी वो कोई कोई केस दे देते हैं कि एक पर्सन है, उसने उसको ये प्रोडक्ट बेचा था, उस प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट था, तो अब बताओ वो कितना कॉम्पनसेशन ले सकता है या क्या एक्शन ले सकता है सपोज। तो पहले आपको आंसर राइटिंग, जिनको नहीं पता है बता रही हूँ, लिख भी लो अपने नोट्स में, पहले आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बताना है, फिर प्रोविजन एप्लीकेबल, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन तुम्हारा ओपिनियन होता है, ये जो मॉड्यूल में लिखा है वो होता है, और ये जो क्वेश्चन में लिखा है उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बस वो होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ फैक्ट्स लिखना है। अब जो हमारे सजेस्टेड आंसर्स यानी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स हैं वो जनरली पैराग्राफ में होते हैं व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो हम ये भी फॉलो कर सकते हैं, और जो उन्होंने पैराग्राफ फॉलो किया है, अब वो पैराग्राफ कैसे करते हैं, जैसे हमने कंज्यूमर डेफिशिएंसी का हमने एक कंज्यूमर का ही केस देखा था, लक्ष्मी बेन वाला। ठीक है, उसमें टेनेंट वाला केस था। तो वो तुमको एक ऐसी कहानी दे देंगे, ए टेनेंट है, उसने ओनर लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट केस फाइल किया कि रिपेयरिंग मेंटेनेंस क्लीनिंग उसने करके नहीं दी, मी बीइंग अ कंज्यूमर हैव अ राइट टू फाइल अ केस। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन ऑफ लॉ, या फिर तो प्रोविजनल लॉ में आप कंज्यूमर की डेफिनेशन बताओगे। अब वो कह रहे हैं सजेस्टेड आंसर्स की जो तुम्हारा फैक्ट्स है ना उसको छोड़ो, डायरेक्टली वो कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखेंगे कि एज पर द डेफिनेशन कंज्यूमर, एज पर द कंज्यूमर डिफाइंड इन द एक्ट, ऐसा ऐसा करके जो डेफिनेशन है, प्लस वो बता देंगे एंड इन अ लीडिंग केस। तो ये भी एक फॉर्मेट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, इन अ लीडिंग केस, फिर वो केस का नाम और उस केस में क्या हुआ है, उसके बाद आ जाता है डायरेक्टली कंक्लूजन कि as the Supreme Court in the above case has described या has stated the tenant is not a consumer, hence here the जो भी tenant का नाम होगा मिस्टर ए being the tenant is not a consumer। तो अगर conclusion बताऊं तो as Supreme Court तुम पूरा लिखना, held in the above stated केस कि दिस पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर, फिर हेंस वर्ड लिख के कि मिस्टर ए इज नॉट अ कंज्यूमर, जो भी तुम्हारे केस में जिस पर्सन का जो नाम होगा। दिस इज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग। तो छोटे छोटे आंसर्स आंश हमको कवर नहीं करना है, हमको कंप्लीट जो भी लॉ बोलता है वो उनको इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, अब हम केस देखते हैं, आंसर्स तुम बताना मुझे, ध्यान से देखना। ठीक है, a complainant booked a ticket from Delhi to New York by a KLM plane. The airport authorities in New Delhi did not find any fault in his visa. ठीक है, एंड अदर अदर डॉक्यूमेंट्स। तो एयरपोर्ट पे उसके वीजा में कोई गलती नहीं थी, दिल्ली से कहाँ जा रहा था, न्यूयॉर्क। तो जब भी आप अब्रॉड जाते हो आपके वीजा चेक होते हैं। ठीक है, However, हाउएवर at Amsterdam, the airport authorities instituted proceedings for verification because of which the appellant missed his flights to New York. अब न्यूयॉर्क में उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है, जब वो नॉर्मली नहीं करता कुछ नहीं, एम्स्टरडेम में रोक के बोलते तुम्हारे वीजा में कुछ दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन का होगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा, उसकी फ्लाइट मिस हो गई। After reaching New York, the airlines tendered apology to the appellant for the inconvenience paid as goodwill gesture a sum of 2500। उसको सॉरी बोला कि ठीक है तुम्हारे वीजा में कोई दिक्कत नहीं थी, और उसको 2500 भी दे दी कि जो भी तुमको इनकन्वीनियंस हुआ है हमारे वेरिफिकेशन के चक्कर में उसका गुड जेस्टर 2500 रख लो। ठीक है, द एपेलेंट मेड अ कंप्लेंट टू नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विद द कंप्लेनेंट विल सक्सीड गिव रीजंस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस। अगर शायद पढ़ लिया हो तो ठीक है, पर जनरली सोचो, मेरी तो फ्लाइट मिस हुई ना, मी बीइंग कंज्यूमर कैन टेक एक्शन। ठीक है, नेशनल कमीशन पे गया, दैट इज राइट, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंज्यूमर हो, तुम्हें सर्विस दी थी, लेकिन तुम सक्सीड करोगे कि नहीं ये क्वेश्चन है। अब तुम बीइंग जज बताओगे। ठीक है, तुम बीइंग जज हो, तुम बताओ, तुम्हारे सामने कंज्यूमर आया है जो बोल रहा है कि मैं गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी फ्लाइट मिस हुई, 2500 में मेरी फ्लाइट नहीं आने वाली है, वैसे भी जो तुमने गुड जेस्टर अमाउंट, मेरा अल्टीमेटली न्यू फ्लाइट बुक करने का लॉस तो हुआ ही है, तो मुझे तुम क्या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करोगे, तुम जज हो। एक एक करके ओपिनियन देना, एक एक करके देना। ठीक है, ठीक है, सब हो गया। अब मुझे अगर याद हो साक्षी, तो डेफिशिएंसी की
डेफिनेशन याद है? एक सेकंड, वो दो पॉइंटर्स पढ़े थे अपन ने डेफिशिएंसी में, वो याद है? नहीं। एक नेग्लिजेंस, ओमिशन, ठीक है, डेलिबरेटली कोई भी इंफॉर्मेशन विथ होल्ड करना, ठीक है, ये होता है डेफिशिएंसी। अब इसको जो सर्विस थी उसमें कोई डेफिशिएंसी है क्या? क्या डेफिशिएंसी है? तो इसमें कोई एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है? कोई चीज भूल गए हैं? अगर हम वर्ड्स में जाएं तो क्या जानबूझ के डेलिबरेटली कोई इन्फॉर्मेशन विथ होल्ड के, क्या जानबूझ के उसको रोका गया था? क्या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे? ठीक है, तो जो तुम लोग पहले बोल रहे थे कि वो नहीं सक्सेस पाएगा, ही विल नॉट सक्सीड, दूसरा तुम बोल रहे थे कि उसको इतना इतना कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए। तुम लोग ने भी दो बातें करी हैं, ठीक है। अब एक जजमेंट पे हम आते हैं कि अगर कोई अपनी गुड फेथ, गुड फेथ की हमने एक बार डेफिनेशन पढ़ी है पुराने इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स में, ठीक है, गुड फेथ में अगर कोई गुड कॉज के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, या अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जेन्युइनली, तो इसमें डेफिशिएंसी इन सर्विसेज नहीं है, ठीक है। तो ही विल नॉट सक्सीड, क्योंकि उनने आउट ऑफ गुडविल एक जेस्टर अमाउंट भी पे किया, दो इट इज नॉट एज अमाउंट जितना तुम्हारी फ्लाइट टिकट्स थी, पर हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, हमें लगा कि आपके वीजा में कोई प्रॉब्लम है और हमने गुड जेस्टर में आपसे माफी भी मांगी है, ठीक है, हमने कोई डेलिबरेटली या एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस या ओमिशन नहीं किया, ठीक है। द कंप्लेनेंट, आंसर देखो कैसे लिखा है, कंप्लेनेंट विल नॉट सक्सीड, पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। इन द प्रेजेंट केस, अब इज सिमिलर टू अ केस, क्योंकि हमें ये वाला केस हमारी बुक में नहीं है, ठीक है, सजेस्टेड आंसर्स में उन्होंने केस सजेस्ट किया है, तो हम लिख सकते हो द प्रेजेंट केस इज सिमिलर टू अ लीडिंग केस, ठीक है। In this case, Supreme Court held that the respondent could not be held guilty of deficiency of services, क्योंकि हमें deficiency services की definition याद है, तो हमें वो चीज यहाँ पर describe करनी पड़ेगी, ठीक है। The staff of the airline acted fairly and in a bona fide manner, ठीक है, जो एयरलाइन वाले थे उसने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, इनफैक्ट फेयरली और अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म कर रहे थे, कीपिंग इन माइंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड द एयरक्राफ्ट, उसको रोको गया ताकि बाकी सबकी सेफ्टी हो। क्यों रोकते हैं? ताकि इसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो जो बॉम्ब बॉम्ब रख के आया हो, कोई अननोन पर्सन एंटर ना हो जिसके पास वीजा ही ना हो, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑन द वीजा वाज अ फोटोकॉपी एंड नॉट द ओरिजिनल विच वाज अनयूजुअल, इसलिए उसको रोका था क्योंकि तुम्हारी जो फोटो है वीजा पे वो फोटोकॉपी थी, जो ओरिजिनल फोटो आती है वो नहीं थी, आपने जेरोक्स लगाई हुई थी। In this circumstance, the staff took some time to ascertain the truth and help the appellant to reach New York the same day. ये ऑलरेडी इस केस में हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सजेस्टेड आंसर में से वो केस एक्सप्लेन कर दिया, हमें थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना है कि अगर हमें ये लीडिंग केस याद नहीं भी है तो हमें सिर्फ बताना है पहली चीज, डेफिशिएंसी की सर्विस, डेफिशिएंसी की डेफिनेशन, क्योंकि अभी हमने ये आंसर पढ़ लिया है तो सेम क्वेश्चन आया तो हम लीडिंग केस करके ये कोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि डेफिशिएंसी नहीं है इसकी सर्विस में, उन्होंने, तुमको वर्ड याद रखना है कि जो एयरलाइन की स्टाफ है उसने फेयरली और बोनाफाइड मैनर में ही एक्ट किया है, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने अपॉलॉजी मांगी थी, ये तुम तुम्हारे क्वेश्चन का कोट करो कि जिसमें उन्होंने अपॉलॉजी मांगी आउट ऑफ गुड जेस्चर 25 था, इसलिए इस केस में कोई डेफिशिएंसी नहीं, ऐसा तुम्हारा ओपिनियन होना चाहिए इन कंक्लूजन, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या क्या आएगा कि उसको दिल्ली जाना था, न्यूयॉर्क जाना था, सीधे एम्स्टरडेम वाली बात, ठीक है, कि वहां पे उसको रोक दिया गया क्योंकि उसके वीजा में कोई प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर एयरलाइंस ने अपॉलॉजी मांगी और वो नेशनल कमीशन पहुंच गया। ये 4 पॉइंट्स तुम्हारे फैक्ट्स ऑफ द केस है। प्रोविजन क्या है? डेफिशिएंसी की डेफिनेशन, ठीक है, डेफिशिएंसी की सर्विस नहीं, डेफिशिएंसी की डेफिनेशंस। उसके बाद कंक्लूजन में तुम्हारा ओपिनियन कि लोगों ने क्या किया है, फेयरली एंड बोनाफाइड मैनर में अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, ठीक है। ये मैं तुमको दे भी दूंगी, ये जो क्वेश्चंस हैं। नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं है क्योंकि वो तुमसे नहीं पूछ रहे हैं कि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या, तो उन्होंने कोई अमाउंट नहीं दिया है यहाँ पे, कि हो सकता है ना वो दिल्ली का ही हो, इसलिए वो नेशनल कमीशन चल गया। वेर एवर द प्लेस ऑफ, कहाँ जा सकते हो आप, एक तो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है ही है, उसके बाद जहाँ पे आपके साथ लॉस हुआ है, जहाँ पे आप रिसाइड करते हो, वहां आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है।
उसके लिए फिर जज डिसाइड करेंगे अगर वो इस पे बार बार आर्ग्यूमेंट करेगा तो। ठीक है, एक लीडिंग केस में तो ये जजमेंट आया है, बस इस बेस पे ही टिका हुआ है। ठीक है, उन्होंने कोई लीगल प्रोविजन तो जानबूझ के डाला नहीं है। अगर जज चाहे तो वो अपना जजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें अपने ओपिनियन देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे सजेस्टेड आंसर्स में उन्होंने एक लीडिंग एक्ट दिया हुआ है, तो तुम्हारा ओपिनियन भी डेफिशिएंसी की डेफिनेशन और एक ओपिनियन आना चाहिए कि भाई उन्होंने गुड फेथ में किया था तो इसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहिए, तुम्हारा ओपिनियन है। ठीक है, और कुछ ना कुछ होगा तभी वेरिफिकेशन के लिए रोका है, फ्री में नहीं रोका है। अब A इज द टेनेंट ऑफ B। ठीक है, A इज द टेनेंट ऑफ B। A asks B to clean, repair and maintain the building. B refuses। B कौन है? लैंडलॉर्ड है। There is no provision in the lease agreement in respect of cleaning, repairing, maintaining the building. A files a claim against B under the consumer referring the relevant provision of law. ये केस है, लक्ष्मी बेन वाला केस है। ठीक है, डेफिनेशन किसकी आएगी? कंज्यूमर की। देखो इसने क्या किया है, ए ने क्लेम फाइल कर दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो आप क्लेम फाइल कर सकते हो, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लीडिंग केस है लक्ष्मीबेन जिसमें बोल दिया था टेनेंट इज अ नॉट अ कंज्यूमर। तो आपको प्रोविजन ऑफ लॉ में कंज्यूमर की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपको वो केस कोट करना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन में देना है, क्योंकि अबव केस में बोल दिया गया था कि ये टेनेंट नहीं है, तो हम इस केस में भी यही ओपिनियन दे रहे हैं कि ये पर्सन टेनेंट कंज्यूमर नहीं है। देखो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो इसमें अग्रीमेंट की कोई बात नहीं है। आपको लीड क्वेश्चन में अग्रीमेंट की बात कहाँ है? हाँ, in the there is a no provision, तो as there is no provision in the lease agreement and stated above in the leading case also कि agreement में नहीं, तो he is a not a consumer। ठीक है, the present problem relates to consumer protection act issue involved in the question whether the EA is not a consumer or not। अब जैसे तुम facts of the case लिखते हो, उसी में ही question arise हो जाता है, what is the question, कि वो consumer है कि नहीं है, ये तुम्हारा question of law है। ठीक है, अब ए फाइल्स फॉर रिलीफ टू कंज्यूमर, ये उन्होंने फैक्ट्स बता दिए यहां से, ये तुम्हारे फैक्ट्स ऑफ द केस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोविजन। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 272, तुम सिर्फ सेक्शन 2 भी बताओगे तो चलेगा, क्योंकि सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन होती है। कंज्यूमर की पूरी डेफिनेशन दी है। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु हायर्स अवेल्स एनी सर्विसेज, तो सर्विस वाली दी, गुड्स वाली उन्होंने नहीं दी। फर्दर, ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने वो केस दिया, तो तुम इन लीडिंग केस या इन दिस केस, जिसमें पूरा नाम दिया लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह वर्सेस साकेरबेन कांजी चनन शाह एंड अदर्स, मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा केस लिखो तो आपको याद हो जाए। तो इसमें बेसिकली हमने सिर्फ 4 ही केस पढ़े, तो याद हो जाए तो लक्ष्मी इंजीनियरिंग। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेनेंट एंटरिंग इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद लैंडलॉर्ड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यही लिखा था हमारे केस में भी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था नहीं, वेयर देयर वाज नो प्रोविजन इन द लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लीनिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग बिल्डिंग, द रेंट पेड बाय द टेनेंट इज ऑस कंसिडरेशन ऑफ अवेलिंग ऑफ दीज सर्विस। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया है वो एज इट इज स्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अब गोइंग अबव द जजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर, ये तुम्हारा कंक्लूजन है जो देयरफॉर में आ रहा है। ठीक है, in the consumer, A cannot be a consumer for service of cleaning, repairing and maintaining which is not part of lease agreement, for which the rent he is paying cannot be considered as consideration. He is not a consumer, there is no question of deficiency under the Consumer Protection Act 2019। clear है? हाँ, कंक्लूजन है ना। मैंने कंक्लूजन में तुमको क्या सिखाया, एज सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड अबव ही इज नॉट अ कंज्यूमर, बस तो उसने वही लिखा है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, क्योंकि वो उसने क्लेम इसीलिए मांगा है ना कि भाई मैं इसका कंज्यूमर हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है इसकी, तो पैसा चाहिए मुझे। वो इसका थोड़ी क्लेम मांग रहा है कि मैं कंज्यूमर हूँ। हम ये बता रहे हैं कि तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात नहीं कर सकते, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर क्लेम फाइल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का। ठीक है, सबको समझ आ गया? तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये हो गए। अब वो तुम्हें पैराग्राफ फॉर्म में दे रहे हैं, तुम अगर फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन ऑफ लॉ और कंक्लूजन लिखोगे तो चेकर के लिए बहुत इजी है टू चेक। ठीक है, इसलिए तुमको वो फॉर्मेट सिखाया गया है।
चलो, Ramesh purchased a tractor from Mahi Limited for tilling the land, but he used it during the idle time for transportation of agriculture purchase produce on hire. Rent पे दिया है, ठीक है, idle time के लिए. Some defects were developed in the engine of the tractor. ट्रैक्टर में खराबी निकली. He complained to Mahi Limited, but all in vain. He filed a suit in Consumer Dispute Redressal Forum for damages caused by the defects. तो तुम्हारी गाड़ी में जो था उससे हमारी लैंड में बहुत दिक्कत गई है, तो हमने तुम्हारे अगेंस्ट. माही लिमिटेड प्लीटेड द रमेश इज नॉट अ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही इज यूजिंग द ट्रैक्टर फॉर कमर्शियल पर्पस. जब कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ी थी, पहली बात तो वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर नहीं है. कमर्शियल पर्पस की डेफिनेशन क्या है? एक मिनट, कंज्यूमर पर्पस की डेफिनेशन क्या है? कमर्शियल पर्पस क्या है? सॉरी, कमर्शियल पर्पस क्या है? वो कमर्शियल पर्पस नहीं है. कमर्शियल पर्पस सिंपली प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप कर रहे हो, तो जैसे माल लिया, माल बेचा, दिस इज कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल मतलब ट्रेडिंग, ठीक है, एक्सचेंज, सेल, बाइंग, ठीक है. अगर कमर्शियल पर्पस के लिए आप करते हो तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते हो. जो एंड यूजर है वही आता है. लेकिन अगर कोई पर्सन जो लाइवलीहुड के लिए यूज कर रहा हो और साथ में कोई ना कोई थोड़ा बहुत अर्निंग्स कमाता हो, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए भी और लाइवलीहुड के लिए भी कोई अर्निंग्स कमाता हो, तो ही इज अ कंज्यूमर. तो सेम केस था ट्रैक्टर वाला, और तुम्हारी क्वेश्चंस में भी ऐसे ही दिया है उन्होंने, ठीक है. इसलिए हम मॉड्यूल की बीच बीच की लाइन को भी पढ़ते हैं. देखो, उन्होंने उस केस से ही क्वेश्चन बनाया है. ओके, आंसर देखो. कंज्यूमर की डेफिनेशन है बच्चे, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा. दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन. हाँ, इन केस ऑफ भूपेंद्र जंग बहादुर गुना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स, तुमको ये याद था. नेशनल कमीशन, जहां सुप्रीम कोर्ट है वहां सुप्रीम, जहां नेशनल है वहां नेशनल, वही लिखना, ठीक है. नेशनल कमीशन हेल्ड दैट ट्रैक्टर परचेज प्राइमरी टू टिल द लैंड पहले ऑफ द परचेजर एंड लेट आउट ऑन हायर ड्यूरिंग द आइडल टाइम टू टिल द लैंड ऑफ अदर्स वुड नॉट अमाउंट टू कमर्शियल यूज. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु, ये पूरी डेफिनेशन है. तो बाइंग मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों एक पैराग्राफ में दिए, इसलिए इतना बड़ा पैराग्राफ लग रहा है, ठीक है. देखो, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है. ओके, उसके बाद, yes, in the light of the above facts and circumstances, Ramesh will succeed in his own case. He is still a consumer within the definition of consumer protection. ठीक है. रजनी गॉट हरसेल्फ, मेरे को पर्सनली लगता है कि केसेस आते हैं तो वी हैव अ गुड स्कोरिंग ऑफ मार्क्स, क्योंकि तुम्हारा कंक्लूजन बेटर होगा, तुम डिफाइन डेफिनेशन कर दोगे, तो तुम्हारे मार्क्स, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 3 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम्हें केस तो समझ आ ही जाता है. तुम कंक्लूजन, जो तुम, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम कंक्लूजन बता पाते हो. अभी तो तुम इतने अच्छे बच्चे हो गए कि तुमको केस के नाम भी याद है, जो लीडिंग केस है, ठीक है. तो तुमने लीडिंग केस कोट किया, ठीक है, तुम्हें कंक्लूजन भी सही पता है कि इसका जवाब तो यही होगा. डेफिनेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ अगर किसी ने कर भी दी तो 1 मार्क कट हो जाएगा, बाकी 3 तो जेब में है, ठीक है. तो जितने केसेस आते हैं उतने स्कोरिंग हो जाते हैं हम, क्योंकि हमको एटलीस्ट एप्ट आंसर तो पता है कि यार इसमें ये तो होगा ही होगा. Rajni got herself operated in Devarshi Hospital for removal of uterus. ठीक है, as a cyst was found to have developed near one of her ovaries. ठीक है, थोड़ा साइंस है, पर उसको यहाँ दिक्कत थी तो उसने बोलता है यूट्रस रिमूव करवाना है. द सर्जन हु परफॉर्म द ऑपरेशन लेफ्ट एब्डोमिनल पैक इन द एब्डोमिनल. ठीक है, कुछ एक पैक डालना था, वो वहीं छोड़ दिया, ठीक है. दिस कॉज लॉट ऑफ pain, suffering and uneasiness to her. The abdominal pack was subsequently removed by another surgeon operation. It was alleged that due to negligence of the surgeon, the patient suffered all the consequences. Therefore, it should be treated as negligence in the treatment. But the hospital authorities contend that the patient problem was removed by the second operation. Hence, it is not a deficiency. Rajni sought the relief under consumer protection, stating that this negligence may be treated as a deficiency. Compensation may be paid to her. Decide whether Rajni will succeed or not and why. एक सर्जन से नेग्लिजेंस तो, पर हॉस्पिटल का क्लेम है कि हम ही नहीं ठीक किया ना, तो डेफिशिएंसी में.
निकालना भूल गया। अब डेफिशिएंसी ऑफ कुछ नहीं समझ आए, सपोज अगर किसी बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि मैम नेग्लिजेंस है कि नहीं है, अभी तक तो आप बोलती नॉट अ कंज्यूमर, नॉट अ कंज्यूमर, क्योंकि अभी तक सारे केस वही पड़े। तो कुछ नहीं तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की डेफिनेशन तो हमें याद है। हमें अगर कंक्लूजन गलत भी बोल दें कि डॉक्टर की जान बच जाएगी या डॉक्टर को पकड़ना है, हमें डेफिशिएंसी की तो याद है, एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ओमिशन, एनी शॉर्ट कमिंग, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, ठीक है, या फिर कभी भी हमने डेलिबरेटली कोई भी विथहोल्ड की है इंफॉर्मेशन जो हमको आपको बतानी थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स और कंप्लीट डेफिनेशन तो हमने कोट कर ली, 2 नंबर हमने यहाँ कमा लेने। अब तुम्हारा पॉइंट सही है कि उसको फर्स्ट सर्जन से तो डेफिशिएंसी हुई ही हुई, ठीक है। तो यू माइट कैन गिव एन ओपिनियन कि यार ये तो है डेफिशिएंसी, दिस योर पर्सनल ओपिनियन। और डेफिशिएंसी की सर्विस में भी नेग्लिजेंस तो है, क्योंकि उसको बहुत सारा पेन वगैरह कॉज हुआ था, तो उसको कुछ अमाउंट का कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी की सर्विस दी है मींस एनी फॉल्ट, इनपरफेक्शन, शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर, मैनर, परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इन्होंने वो नेग्लिजेंस वाला पॉइंट लिखा है पर हमें वो लिखना है, ठीक है। इन द प्रिंसिपल लेड डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस में जजमेंट दिया था, शेल बी केप्ट विद अ व्यू डीलिंग इन द केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस एज लॉन्ग एज डॉक्टर्स हैव परफॉर्म देयर ड्यूटीज, एक्सरसाइज द ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्किल कॉम्पिटेंस, दे कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर उसने अपने उसमें किया हो कि भाई मेरे हिसाब से पैक नहीं निकालना है तो चलेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस डॉक्टर इज लाइबल फॉर मेडिकल negligence as leaving abdominal pack in the abdomen, his conduct fell below the standards of the reasonable competent practitioner in his field। मतलब इतनी अकल नहीं है क्या, उसी का हिंदी वर्जन यही है, ठीक है, कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद इतनी अकल नहीं है क्या। द डॉक्टर हैज ब्रीच ऑल द अबव stated principles, यानी जो हमने deficiency की definition लिखी, he is liable for medical, Rajni will succeed in the case and will be entitled for compensation। अब तुम लोग इंग्लिश कैसे लिखते हो? He she should receive compensation, judge should give compensation, या good judge should give a judgment in favor of Rajni, कई बच्चे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको रीड करके शायद तुम्हारे कुछ लीगल वर्ड्स अगर तुम याद कर सकते हो तो अच्छा है, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग अ केस, कि जब वो लिख रहे हैं कि शी विल सक्सीड इन दैट केस, एंटाइटल टू रिसीव अ कॉम्पनसेशन, ही विल बी लाइबल फॉर द मेडिकल नेग्लिजेंस, ऐसे सब चीज, ठीक है। जीत गए तुम लोग केस। चलो, ऋषि द इंश्योर्ड परचेज 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ प्रीमियम पेबल quarterly from ABC Insurance Company, the insurer. When the fifth premium became due, the agent of the insurer met the insured and took a bearer check towards the premium payable by the insured in respect of the policies, ठीक है। The agent encashed the check immediately, but the amount of premium was not deposited by the agent for another 4 months, ठीक है। In meanwhile, the insured met with the fatal accident and died, यानी वो तो प्रीमियम पे कर रहा था। The claim of widow of the insured was repudiated by the insurer on the ground that the policies had lapsed on the account of non-payment of the premium, जो 4 महीने का पेमेंट हमको नहीं मिला है, तो अब कंपनी को तो प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है। Whether the claim of the widow may be recovered from the insurer, decide। नरसम्मा वाला तो वो क्लेम कर सकती है, क्यों कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, बेनिफिशियरी है। पर 4 महीने का तो प्रीमियम ही नहीं मिला है, 1 महीने का मिला है ब्रो। ध्यान से पढ़ो केस, हाँ एजेंट की गलती है, पलक सही बोल रही है। तो वही मैं बोल रही हूँ, तो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं क्या? नरसम्मा वाले केस में तो विडो क्लेम कर सकती थी ना। अब मैंने तो 2-3 बातें तुम्हारे दिमाग में डाल दी, अब तुम केस पढ़ो, जल्दी पढ़ो। टाइम वेस्ट करेंगे, पढ़ो पढ़ो, अपने ओपिनियन बनाओ। यहाँ पूछा है वेदर द क्लेम ऑफ विडो मे बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर और नॉट, इतना बताओ, विडो ले पाएगी कि नहीं? कहाँ दिया है? एजेंट को दिया है ना, कंपनी को थोड़ी दिया है।
तो फिर वो तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला जाएगा ना। हम तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर तुम अंशिका और आयुष तुम लोगों को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन हम दोबारा रिकॉल कर सकते हैं डेफिनेशन कि अगर लेक्चर देखे हैं तो आई गेस समझ आ रहा होगा, जेन्युइनली नहीं देखे हैं तो हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी डेफिनेशन एक बार बता दो क्या पढ़ रहे हैं हम। आउट ऑफ द लीग नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। आ रहा है आयुष? हम एक एटलीस्ट तुम लोग उनको फ्रेंड बना लो यार, 2 ही दिन हुए हैं। चलो हम पहले पढ़ते हैं। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट, एक लीडिंग केस था, ठीक है, हर्षद जे शाह वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस, held that no express authority to receive premium on behalf of the corporation. In this letter, the appointment there was a condition expressly prohibiting him for collecting the premium, nor it could be said that he had implied authority to collect the premium. प्रीमियम कोई एजेंट कलेक्ट हो रहा था, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, नहीं पता, ठीक है। अब as per the regulation, nor could be said that he had implied authority to collect, as regulation expressly prohibited the agents from collecting premium. Therefore, no case had set up by the complainant before the state commission that the corporation by its conduct had indulged policy holders, including the insured, to believe that the agents were authorized to receive premium on behalf of the corporation. मतलब कहीं पे भी आपने डिक्लेयर नहीं कराया था कि agents receive करेंगे premium, ठीक है। Nor there was any material regard that lent support to this कंटेंशन, ना ही आपकी कोई पर्सनल पॉलिसी में हमको ये डॉक्यूमेंट मिला। इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस देयर वाज नो रूम टू इन्वोक द डॉक्ट्रिन apparent authority of Indian Contract Act when the LIC has been carefully in making and expressing provisions of regulation rules. There was a judicial in nature. However, taking humanitarian view of the tragedy faced by the claim, Supreme Court decided LIC to refund the entire amount of premium paid to LIC on the 4 insurance policy along with the इंटरेस्ट। तो हमने पॉलिसी का प्रीमियम आपको नहीं दिया जो अल्टीमेटली मिला, जो आप पे कर रहे थे एजेंट को, वो कंपनी को बोला कि उस पर्सन को रिफंड दे दो। When an agent without authority does any act or incurred obligation to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such acts and obligation. He has by his words or conduct induced by such third person to believe that such act or obligation were within the scope of agency authority. अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किस में पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आ गई कि अगर तुम्हारा एजेंट गलती करता है तो प्रिंसिपल। Therefore, in the case facts stated in the question, Rishi, the insured widow, cannot claim any amount from the insurer on the ground of apparent authority, except when it may be given on humanitarian ground by the court, as Harshad J. Shah case. ठीक है, तो पॉलिसी का पैसा तो वो नहीं ले सकती। नरसम्मा वाला केस नहीं, विडो देख के हमको नरसम्मा याद आ गई, लेकिन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस बन गया है, ठीक है, कि प्रिंसिपल लाइबल से वो उस चीज के लिए होगा जो मैं 5-4 महीने दे रही थी, अल्टीमेट पैसा मैं नहीं ले सकती। बात कंपनी की आ रही है। अब हमें ना ये वाला केस मैम नहीं याद होगा या नहीं समझ आएगा, हमने ये नहीं पढ़ा है, तो तुम लीडिंग केस की बात भी मत लिखो। क्लियरली तुम्हें यहाँ से लिखना चाहिए कि एक प्रिंसिपल एजेंट की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि इंश्योरेंस का जो भी लॉ है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर इंश्योरेंस को लेके कोई डिसीजंस या गाइडलाइंस दी हैं तो उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि प्रीमियम कौन रिसीव करेगा, एजेंट्स रिसीव करेंगे कि खुद ऑथराइज पर्सन होगा कोई, या फिर उसके पास कोई आईडी वगैरह होनी, जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज के हिसाब से या इंश्योरेंस लॉ के हिसाब से एजेंट अमाउंट रिसीव करने के लिए ऑथराइज है कि नहीं, इसका कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी चीज कि अगर रिप्रेजेंटेशन है तो विडो कलेक्ट कर सकती है, पर अगर नहीं है तो शी कैन नॉट कलेक्ट, क्यों, और इनफैक्ट ये एजेंसी की बात आ जाती है तो कंपनी को उतना अमाउंट बस पे करना पड़ेगा जितना उसने एजेंट को पे किया है, अदरवाइज देयर इज नो अमाउंट टू बी रिसीव्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। शी इज अ कंज्यूमर, शी इज अ बेनिफिशियरी, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ नरसम्मा वाला केस में। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा दे रही थी, फिफ्थ का भी दिया था और डेथ हो गई तो वो ले सकती है कि नहीं, तो पैसा तुमने किसको दिया, कंप्लीट केस उस पर चला जाएगा, ठीक है। और 4th मंथ तक का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, मैं बार बार बोलती, कंपनी को पैसा नहीं मिला ना, तुम प्रीमियम पे नहीं करोगे और बोलो कि पॉलिसी का पैसा दे दो, तो कैसे देगी कंपनी?
एजेंट ने बीच में गड़बड़ की है ना, तो एजेंट के पास कितनी अथॉरिटी थी वो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने का बस मिला, 5th मंथ का मिला, लिखा है ना। The agent of the insurer met the insured, took a bearer check towards the premium in respect of, and agent encashed the check immediately. ठीक है, but the amount of premium was not deposited by the agent for another 4 months. एजेंट ने 5th मंथ का एनकैश करा के इमीडिएटली डाल दिया, पर बाकी के 4 महीने का उसने नहीं डाला था। ठीक है, एक और बार पढ़ना है क्या क्वेश्चन? एजेंट ने नहीं डाले, उसने लिए थे, हाँ उन्होंने दे दिया था। यहाँ तक है। Rubina was operated in General Hospital Nagpur, which was under the control of Government of Maharashtra, free of charge for family planning, tubectomy. ठीक है. Subsequently, she gave a birth to a female child. She filed a complaint against the state of Maharashtra and the doctor who performed the operation, claiming 2 lakh for negligence in performing the operation. Rubina sought the relief of 2 lakh under consumer protection, stating that negligence of the doctor and the state of Maharashtra, being the controller of the hospital, may be treated as deficient. Decide Rubina will succeed or not. पहले ध्यान से पढ़ो, क्यों नहीं है? एक पॉइंट टू बी नोटेड है। और सबने नोटिस किया कि सिर्फ साक्षी नहीं किया है वो चीज? प्रो कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्या लिखा है? फ्री ऑफ चार्ज नहीं लिखा है क्या? एक बार देख, पूरी कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज ऑफ एनी कमर्शियल नेचर, और सर्विस की डेफिनेशन कि डज नॉट इंक्लूड रेंडरिंग एनी सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज। दो चीजें पड़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी इसमें कवर नहीं होते, हेंस रुबीना इज नॉट अ कंज्यूमर। ठीक है, तो इन्होंने दोनों डेफिनेशन बताई कंज्यूमर की भी। she will not succeed. Ranu hired a taxi car from his residence to airport as he and his family were going from Mumbai to Bangalore. The taxi was in poor condition and the driver had not adequate rest and drove rashly. Eventually, it went burst in the middle, due of which Ranu and his family could not reach airport in time to catch their flight. Decide whether Ranu may be treated as consumer under Consumer Protection Act. क्यों? एक मिनट, क्यों? कौन लेट हो गए? कौन लेट हो गए? रानू क्या घर में कैसे लेट हो गई रानू? हाँ तो could not reach the airport, why? Who did late? तो इसने बोला कि he is not a consumer. हाँ तो, हाँ तो तो रानू कंज्यूमर है कि नहीं है भाई? टैक्सी खराब थी कैसे? आस्था को कितनी मजा आ रही है। किसमें लिखा है, कहाँ है केस? गुड यार, पलक पढ़ के आई है आज। कहाँ लिखा है ये वाला केस? अच्छा, और पता नहीं क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन। कंज्यूमर की डेफिनेशन बतानी है, डेफिशिएंसी की
नहीं है, नेग्लिजेंस है ना, शी कैन टेक एन एक्शन। डेफिशिएंसी की सर्विस बतानी है, क्योंकि एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस से रैशली ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी की तुमने ध्यान नहीं रखा और बर्स्ट हो गई तुम्हारी गाड़ी, उसके बाद पहली बात तो वो कंज्यूमर है, ठीक है, क्योंकि उसने सर्विसेज ली थी, जैसे तुम लोग ने बोला वो टाइम पे रीच नहीं पहुंचा क्योंकि उसके साइड से डेफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस है, ठीक है। देयरफॉर रानो इज अ कंज्यूमर इन द अबव स्टेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे ही केसेस आएंगे। गुड, एटलीस्ट तुम लोगों को कंक्लूजन समझ आ गया है। नाउ यू हैव टू लर्न कंज्यूमर की क्लियर कट डेफिनेशन, मुझे वर्ड स्किप नहीं होने चाहिए, ठीक है, भले 10 बार पूछा जाए केस। और तुम्हें डेफिशिएंसी, सर्विस, इन सब की, गुड्स की, इन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए, पूरा मैटर, पूरा बुक। हाँ, पैराग्राफ में कंज्यूमर की डेफिनेशन और डेफिशिएंसी की डेफिनेशन। बहुत, मैंने शुरू में ही बोला था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्लिगेशन? तो ये तो मैं सिर्फ केसेस लेके आई हूँ, सारे क्वेश्चंस थोड़ी लेके आई हूँ। वो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से केसेस थोड़ी है। मुझे सिर्फ आज तुम लोगों को केस लॉ की प्रैक्टिस करानी थी कि अगर अभी तक तुम लोगों ने एक अटेम्प्ट दिया है तो तुम लोग अच्छे हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो। जिन्होंने नहीं दिया है उनको तो सिखाना पड़े ना। ठीक है, नाउ आंसर पैटर्न में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, कोई भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर तो 1A, 1B, 1C, अगर नहीं लिखा तो 0 दूंगी उस क्वेश्चन में, ठीक है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट भी 0 ही देता है, और वहां तो तुम्हारे पास मार्क्स बढ़ाने का ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, वो 0.5 मिलने लग गया है, वो ठीक है। दूसरी चीज फिर दूसरी चीज कि तुम्हारे आंसर फ्रेमिंग ये मैं तुमसे शेयर कर दूंगी, तुम ध्यान रखना। लीगल मेट्रोलॉजी और एसेंशियल कमोडिटीज ढंग से पढ़ना, आज डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। इतने ही थे बच्चे।